शेयर कैपिटल का ये क्वेश्चन, जो कि एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, कह सकते हो एक मॉडल क्वेश्चन है। हालांकि क्या इससे इजी लेवल के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं कई बार? तो हाँ, इससे इजी लेवल के भी आते हैं। क्या इससे मुश्किल लेवल के आते हैं? तो आमतौर पर ना रेयरली कभी एक आधी बार ही आया हुआ है, अदरवाइज मान के चल सकते हो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। तो एक बार जरा देखते हैं आराम से पूरा का पूरा क्वेश्चन शुरुआत से लेके आखिरी तक का। तो क्वेश्चन के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि आमतौर पर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ये बात कि हमने टोटल कितने शेयर इशू किए हैं। जहां क्वेश्चन ने बताया कि हमने कुछ 80,000 शेयर इशू किए हैं, जहां एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है, और पहली कॉल कुछ 3 रुपए की, अगली कॉल कुछ 2 रुपए की, और बैलेंस हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब 10 में से 3 और 2 5 हो चुके हैं, तो बाकी के बचे हुए 5 रुपए कुछ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आएंगे। एंड देन उसके बाद में कि भाई टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है, तो वो तो 1.5 लाख शेयर्स की आई है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि हमने तो 80,000 शेयर इशू किए थे, जबकि एप्लीकेशन थोड़ी ज्यादा आई है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो या तो प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ होगा या रिजेक्शन। जहां कुछ तो लिखा है कि कुछ एप्लीकेंट्स हैं हमारे कितने के? 10,000 शेयर्स के, तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। साथ ही साथ बाकी बचे हुए एप्लीकेंट्स की 2 कैटेगरी बनाई, एक कैटेगरी ए और एक कैटेगरी बी, और उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि कितने के एप्लीकेंट्स को कितने शेयर्स दिए, कितने के एप्लीकेंट्स को कितने शेयर्स दिए। अब इस तरह की सिचुएशन में क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करते हैं, जरा आराम से बातों को सुन लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप छोटा सा अपना एक वर्किंग नोट बना लें, जहां आप एक तरफ लिखें अप्लाइड शेयर्स, दूसरी तरफ लिखें अलॉटेड शेयर्स। जहां आपको पता होना चाहिए कि भाई टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है, तो टोटल एप्लीकेशन हम रीड कर चुके हैं, वो 1.5 लाख शेयर्स की आई है, तो यहां रहेगा कुछ 1.5 लाख शेयर्स। उसके बाद में हम मैक्सिमम अलॉटमेंट कितनी कर सकते हैं, यानी अलॉटमेंट का टोटल कितना होगा, तो यहां ऑब्वियसली हम हमेशा उतने ही शेयर्स लिखेंगे जितने हमने शेयर इशू किए होंगे, और हमने किए हैं 80,000 शेयर्स, तो यहां लिखेंगे हम 80,000 शेयर। और उसके बाद जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दी हुई है तो वैसे वैसे लिखते जाएं। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि कुछ एप्लीकेशन थी 10,000 की, उनको रिजेक्ट कर दिया, तो कुछ 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस को हमने नील अलॉटमेंट की है, जिसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि हम इनका जितनी भी एक्सेस मनी होगी उसको रिफंड ही कर देंगे। अगली बात, कुछ कैटेगरी ए और कैटेगरी बी बनाई हुई है, जहां पहली कैटेगरी में 80,000 शेयर्स को कितने दे दिए? 40। तो 80,000 शेयर्स को कितने दे दिए? 40,000 शेयर्स। ठीक है जी, ओके, आ गई बात। देन इसके बाद में अगली कैटेगरी क्या बनाई? 60,000 शेयर्स को 40,000 शेयर्स दिए, तो 60,000 शेयर्स को 40,000 शेयर्स दिए। यानी वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर 3 कैटेगरी हैं, जिसमें से ये पहली कैटेगरी तो आपकी रिफंड की है, उसके बाद में ये ए और बी कैटेगरी आपकी प्रोराटा अलॉटमेंट की है। और प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में आमतौर पर हम जो भी फालतू पैसा होता है उसके अगली कॉल पे पैसे को एडजस्ट कर देते हैं, हालांकि जिसमें थोड़ी बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को। तो इसी के साथ में आओ जर्नल एंट्री की शुरुआत करें, जहां सबसे पहले हमारी पहली बेसिक जर्नल एंट्री कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जो कि ऑब्वियसली पैसा आने की जर्नल एंट्री है, तो ये पहली एंट्री तो हम नॉर्मली ही करते हैं। और कितने नंबर ऑफ शेयर्स, तो जितनी भी एप्लीकेशन आपकी आई होगी, तो कितनी एप्लीकेशन आई है? टोटल 1.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन, तो 1.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन और इनटू एप्लीकेशन की कॉल 3 रुपए के हिसाब से, तो अकॉर्डिंगली कुछ 4.5 लाख रुपए और 4.5 लाख रुपए। पहली एंट्री आप हमेशा ऐसे ही करेंगे बिना दिमाग लगाए, जितनी भी टोटल एप्लीकेशन आई है इनटू में एप्लीकेशन की कॉल। जो असली कहानी शुरू होगी वो होगी सेकंड एंट्री में, जहां हम लोग आमतौर पर जानते हैं कि सेकंड एंट्री क्या होती है कि भाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। और जहां हर चीज के अपने रूल्स हैं, तो उन रूल्स को ना भूलें कि शेयर कैपिटल एप्लीकेशन में तो उतना ही आएगा जितने में पहली एंट्री में क्रेडिट किया था, 4,50,000। इसके अलावा शेयर कैपिटल का अपना रूल है कि शेयर कैपिटल में तो उतना ही आएगा जितना मैक्सिमम अलॉटमेंट कर सकते हैं विद अ फेस वैल्यू। हालांकि क्वेश्चन में तो प्रीमियम की बातें नहीं है, तो इसलिए फेस वैल्यू जैसे वर्ड तो सोचने की जरूरत है ही नहीं। बट मैक्सिमम कितना अलॉट कर सकते हैं, तो हम तो मैक्सिमम 80,000 शेयर्स अलॉट कर सकते थे, तो ठीक है, यहां पर तो पैसा 80,000 शेयर्स के हिसाब से लोगे, 80,000 शेयर्स इंटू 2, जिससे कि अमाउंट बन जाएगी तुम्हारी कितनी? 1,60,000। एंड देन उसके बाद में फर्दर आगे अब आप ट्रीटमेंट करोगे किस चीज का? एक्सेस मनी का, एक्सेस मनी का। और ये एक्सेस मनी का क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, तो ये जो यहां पर हमने छोटी सी वर्किंग बनाई थी, तो इस वर्किंग से हमें समझ में आ जाएगा। जहां ऑब्वियसली बात है कि हमारी ये सबसे पहली कैटेगरी के तौर पर, जहां आप समझ सकते हैं कि ये तो रिजेक्शन की कैटेगरी थी, तो इन लोगों का तो जो भी पैसा होगा वो आप वापस करोगे। और कितना पैसा वापस करोगे? 10,000 शेयर्स के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से,
₹3 के हिसाब से, तो फिर तो यहां पर भी इंटू 2 नहीं भैया, इंटू 3 होना था। ठीक है जी, तो फिर तो ₹3 के हिसाब से होना था, तो 2,40,000, तो 2,40,000 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 10,000 शेयर्स के हिसाब से ₹3 के हिसाब से कुछ ₹30,000 आपको रिफंड करना है। और क्योंकि रिफंड करना है तो सीधी सीधी सी बातें हैं कि यहाँ पर मेरे बैंक में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में आमतौर पर क्या करते हैं, हम अगली कॉल पे एडजस्ट करते हैं। तो पहले तो जरा तमीज में और आराम से इस कैटेगरी की एक्सेस मनी निकाल लेते हैं। ईएम मतलब एक्सेस मनी। कैसे निकलती है एक्सेस मनी? एक्सेस शेयर्स इनटू एप्लीकेशन की कॉल। तो एक्सेस शेयर्स कितने होंगे? 40,000। तो 40,000 इंटू 3 जो बनी 1,20। ठीक है जी, ओके। जरा इस थर्ड कैटेगरी की भी निकाल दें एक्सेस मनी, जो कि कितने शेयर्स की होगी? 20,000 शेयर्स के हिसाब से, ₹3 के हिसाब से 60,000 रुपए। हालांकि आमतौर पर तो क्या होता है, आमतौर पर यह होता है कि जो भी एक्सेस मनी होती है वो अगली कॉल पे जाती है। कहां? अलॉटमेंट पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मुद्दा यह है कि कभी कभी यह होगा कि एप्लीकेशन से एक्सेस मनी निकलेगी और अलॉटमेंट पे जाएगी जरूर, लेकिन अलॉटमेंट से भी आगे चली जाएगी। कई बार एक्सेस मनी इतनी ज्यादा होती है, हैसियत से ज्यादा, है ना, तो हो जाएगी जरूर। वो तुम्हारे केस में तो आएगी ही नहीं, है ना। हाँ भैया, तो सुन लेते हैं अब आगे फर्दर जो एक्सेस मनी का ट्रीटमेंट है उसको जरूर ध्यान से देख लेना। अब देखो, आमतौर पर तो हमें आदत है कि भाई एक्सेस मनी को अगली कॉल पे लगा दो, लेकिन अगली कॉल पे एडजस्ट करने से पहले हमेशा आपको देख लेना चाहिए कि अगली कॉल पे पैसा कितना मांगना है। तो जैसे भाई ये ए वाली कैटेगरी वाले लोग हैं, इन लोगों ने मांग अप्लाई तो किया 80,000 शेयर्स के लिए, लेकिन हमने इन्हें अलॉट कितने किए? 40,000 शेयर्स। तो हम इनसे अलॉटमेंट पे पैसा कितना मांगेंगे? अलॉटमेंट पे, क्योंकि देखो हम ये सोच रहे थे कि इस पैसे को हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करें, तो 2 मिनट के लिए ये सोच के देख लो कि हम इनसे अलॉटमेंट पे पैसा कितना मांगने वाले हैं। तो 40,000 शेयर्स के हिसाब से अलॉटमेंट की कॉल ₹2, तो हम तो इनसे अलॉटमेंट पे मांगने ही वाले हैं 80,000। तो जब सिर्फ 80,000 ही मांगने वाले हैं तो 1,20 आप एडजस्ट नहीं कर सकते। आप ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को यही बोल सकते हो कि भाई जो आपको 80 देने थे वो 80 मत देना। अब ये कैसे बोल सकते हो कि आपको देने तो हैं अलॉटमेंट पे 80, 1,20 कम दे देना? 1,20 कैसे कम दे देना? जिस इंसान से जितना पैसा लेना है ज्यादा ज्यादा आप यही बोल सकते हो कि भैया वो मत देना, या काट के बैलेंस अमाउंट दे देना। ज्यादा अमाउंट एडजस्ट नहीं की जा सकती। कुल मिला के ये जो एक्सेस मनी है 1,20,000 की, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये शेयर अलॉटमेंट पे सिर्फ और सिर्फ 40,000 शेयर्स के हिसाब से ₹2 के हिसाब से सिर्फ 80,000 रुपए ही एडजस्ट की जा सकती है, इससे ज्यादा एडजस्ट नहीं की जा सकती। इसके अलावा की तो जो भी एक्सेस मनी है वो या तो अगली कॉल पे एडजस्ट होगी और या फिर शायद रिफंड करनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन की अब जरा ये वाली लैंग्वेज रीड करें कि एक्सेस मनी आती कब है? एक्सेस मनी आती है एप्लीकेशन के वक्त। वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स, एक्सेस मनी आमतौर पे कहां एडजस्ट होती है? अलॉटमेंट पे। तो अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। आगे एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आमतौर पर क्वेश्चन बोल देता है आपको इस बात के बारे में, और इवन अगर बात करूं कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये आम क्वेश्चन है, आम क्वेश्चन मतलब आम क्वेश्चन में तो एक्सेस मनी बस अलॉटमेंट तक एडजस्ट होती है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये आम क्वेश्चन है या खास क्वेश्चन जिसमें एक्सेस मनी अलॉटमेंट से आगे भी चली जाएगी? तो ज्यादातर केसेस में तो मान के चलो 95% केसेस में तो क्वेश्चन ही आपको हिंट दे देता है। अब अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो इसमें बस इतनी बातें लिखी होती कि एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, बस, अगर ये आम क्वेश्चन होता। बट ये आम क्वेश्चन नहीं है, तो उन्होंने आगे भी बात लिखी हुई है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी एडजस्ट होगा। तो यहां फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी आप एडजस्ट करोगे, और कितना करोगे? बाकी बचा हुआ पैसा। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना एडजस्ट होगा भाई? 1,20 में से 80 आपने शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, तो बाकी का बचा हुआ आप शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट करोगे। एंड बात रही ये वाली थर्ड कैटेगरी की, तो देखो थर्ड कैटेगरी के अंदर एक्सेस मनी 60,000 है। अब अगर थर्ड कैटेगरी के अंदर भी हम इनसे ये सवाल करें कि भाई इनसे हम कितना पैसा मांगेंगे फ्यूचर में, तो 40,000 शेयर्स हैं इनके भी अलॉटेड शेयर्स, इंटू 2 80,000, 80 है मैक्सिमम। तो यहां तो एक्सेस मनी कम है, यानी अगर वो मांगने वाली अमाउंट बेसिकली ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे यहां तो एक्सेस मनी इतनी सारी थी 1,20,000, जबकि वो मांगने वाली अमाउंट कितनी थी? सिर्फ 80,000। तो हम बोलते हैं कि जब मांगना ही 80 है तो एडजस्ट भी बस 80 हो सकता है। लेकिन अब इस तरह की परिस्थिति के अंदर तो
यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अब ये पूरा का पूरा शेयर अलॉटमेंट के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। तो इन शॉर्ट इस क्वेश्चन से फाइनल क्रक्स ये बना कि भाई रिफंड में कितनी अमाउंट जाने वाली है, 30,000 रुपए, यानी बैंक में कितना आएगा 30,000 रुपए। थोड़ा पैसा टू शेयर अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट करना है आपको, और थोड़ा पैसा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी एडजस्ट करना है आप लोगों को। और अगर बात करें कि कितना कितना, तो यहां शेयर अलॉटमेंट के अंदर तो आपको करना है कौन सा पैसा, एक तो ये वाला 80,000 रुपए और एक ये वाला 60,000 रुपए, यानी टोटल कुल मिला के 1,40,000 रुपए। और इसके अलावा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में तो ये चमक ही रहा है हमारा 40,000 रुपए, तो ये वाला 40,000 रुपए। तो ऐसे करके हो गई ये बात। और बस ये इस क्वेश्चन की मान के चलो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज थी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत थी, और हम लोग लगातार ध्यान इधर उधर भटका रहे थे। तो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए होल्ड करो, ये वाली बात दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, जरा सुन लेते हैं, वक्त बर्बाद नहीं करते। तो फिलहाल के लिए देन इसके बाद में अब अगली एंट्री जो कि ऑब्वियसली थर्ड एंट्री होगी क्या, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, एंड देन उसके बाद में अगली एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री। जहां ड्यू की एंट्री के करने के स्टाइल जानते हैं हम लोग कि रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल एंड देन बैंक टू रिलेवेंट कॉल। और जहां आम तौर पर होता है कि कोई ना कोई नालायक आता है जो कि अलॉटमेंट की कॉल पे डिफॉल्ट करे, और क्या यहां पर भी कोई ऐसा है? देखो देखो, क्या यहां पर ऐसा कोई है जिसने कोई डिफॉल्ट किया हो? तो जैसा कि आमतौर पर भाई तुम लोग अपने मन से मानो या ना मानो, मैं तो बोलता रहता हूं कि सीबीएसई तो क्वेश्चन बहुत सोच समझ के ड्राफ्ट करता है। 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स नहीं, मानो या ना मानो, हाईली कॉम्प्लेक्स चीज इन्वॉल्व की, तो दूसरी तरफ चीज आसान करने की भी कोशिश की कि हाँ यहां पर ना कोई डिफॉल्ट दिया उन्होंने, ना कोई डिफॉल्ट दिया, ना कॉल्स इन एरियर्स का वर्किंग नोट बनेगा, कॉल्स इन एरियर्स का वर्किंग नोट नहीं बनेगा, तो आगे चलकर कोई फोर फीचर भी नहीं होने वाला, कोई री इशू भी नहीं होने वाला। ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं क्या? हाँ ठीक है। तो कुल मिला के सीबीएसई तो क्वेश्चन सोच समझ के ड्राफ्ट करता है। तो डन, यहां पर फिर तो आपको नॉर्मल एंट्री ही पास करनी है, रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू रिलेवेंट कॉल, और जहां रिलेवेंट कॉल की जगह लिख देंगे हम लोग शेयर अलॉटमेंट। और जहां क्या थोड़ी बहुत बातों का ध्यान रखना है, यस थोड़ी बहुत बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब हम ड्यू की एंट्री करेंगे तो तब तो हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से करेंगे, तो जितने हम अलॉट कर सकते थे हमने कितने अलॉट किए 80, तो 80,000 शेयर्स के हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से 1,60,000 रुपए, और आमतौर पर 1,60,000 रुपए, तो आमतौर पर तो हम इतना ही लिखते हैं, लेकिन क्या अभी भी उतना ही लिखेंगे? तो अब तो वो जो पुराना पैसा आपने एडजस्ट किया था तो वो माइनस करके, यानी कि 1,60,000 में से 40,000 माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट ही हम रिसीव करेंगे, 20,000 रुपए और 20,000 रुपए। और सिमिलर वे में हमारी आगे की एंट्री यानी कि शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की हो जाने वाली है, जहां शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, जो नॉर्मली अगेन कि 80,000 शेयर्स इंटू 5, जो कि कितना बनेगा 4 लाख रुपए और 4 लाख। और फिर उसके बाद में रिसीव की एंट्री, जहां बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो जो पहले का पैसा था उसे एडजस्ट करके रिमेनिंग अमाउंट रिसीव कर लेंगे हम लोग, जहां फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अंदर पता है हमें ये रहा, ये 40,000 एडजस्ट हो रहा था, तो 40,000 माइनस करके 3,60,000। यानी मेनली सबसे ज्यादा क्वेश्चन के अंदर जो मेन बात थी वो बस वही एक्सेस मनी को लेकर चल रही थी। तो एक बार फिर इस क्वेश्चन के अंदर दोबारा से वही सेम पॉइंट में रिकॉल कर देता हूं, दोबारा से बोल देता हूं, और साथ ही साथ ये चीज क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई करने के 2 तरीके हैं कि भाई ये खास सोच हमें सोचनी है या नहीं सोचनी। और कौन सी खास सोच के बारे में बात कर रहा हूं कि हाँ भाई एक्सेस मनी अलॉटमेंट से भी आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो इस खास सोच के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चन में तो पहली बात तो क्वेश्चन ने खुद जताया था कि भाई एक्सेस मनी जो एप्लीकेशन पे आई है वो एडजस्ट होगी टुवर्ड्स अलॉटमेंट और टुवर्ड्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो एक तो क्वेश्चन भी जता रहा था कि ठीक है देखो अलॉटमेंट तक रुकेगी नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये आगे भी जाएगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी जाएगी। साथ ही साथ क्वेश्चन के फैक्ट्स देखकर, क्योंकि क्या जरूरी था कि ये इस तरीके से लिखते, तो नहीं जरूरी नहीं था। ऐसा भी तो हो सकता था वो ऐसे लिख देते कि एक्सेस मनी जो आ रही है एप्लीकेशन पे उसे एडजस्ट करना है आगे वाली कॉल पे, सब्सिक्वेंट कॉल पे। तो अगर सिर्फ इतना लिखते तो थोड़े ही क्वेश्चन पढ़ के हम पता कर सकते थे। लेकिन एक और तरीका है जो कि क्वेश्चन के फैक्ट्स पढ़ के हमें पता लग जाता है कि हाँ शायद इसमें ऐसा कुछ होने वाला है। वो क्या, जरा सुन लेते हैं।
आमतौर पे देखो ऐसा होगा कब, जब एक्सेस मनी ना बहुत ज्यादा होती है, जब एक्सेस मनी बहुत ज्यादा होती है तब ऐसा होता है कि वो अलॉटमेंट पे जाती है, एडजस्ट होती है, लेकिन वो और आगे फिसल जाती है। जब एक्सेस मनी बहुत ज्यादा कब होती है, जब एक्सेस शेयर्स बहुत सारे हों। एक्सेस शेयर्स बहुत सारे कब होंगे, जब ये अप्लाइड और अलॉटेड के बीच गैप काफी ज्यादा होता है। अब जैसे अगर मैं रेंडमली ऐसी थोड़ी बहुत बातें पूछूं, अगर फॉर एग्जांपल 60,000 शेयर्स को 50,000 शेयर्स दे रहे हैं, एक्सेस शेयर्स कितने हैं, क्या बहुत ज्यादा हैं, नहीं। और ये बहुत ज्यादा बहुत कम का मतलब क्या, देखो अगर अलॉटमेंट आमतौर पर 50% से कम या 50% हो रही है तो तब मानो कि शायद वो घटना होने वाली है जो पीछे हो रही थी। यहां पर तो 50% तो बहुत ज्यादा हो रही है। 60,000 के अप्लाइड शेयर्स का 50% कितना होता है, 30,000। क्या 30 से ज्यादा अलॉटमेंट हो रही है, हाँ 30 से ज्यादा अलॉटमेंट हो रही है, तो इसमें कुछ नहीं होने वाला है ऐसा, यहां तो एक्सेस शेयर्स कम निकल के आएंगे। हाँ अगर मैं ऐसे बोल दूं तो है कि 60,000 और फिर 10,000 अलॉट हो रहे हैं, यहां तो 60,000 का 50% 30,000 से भी कम अलॉटमेंट हो रही है, अलॉटमेंट बहुत कम हो रही है, यानी एक्सेस शेयर्स कितने आएंगे, बहुत ज्यादा। और अब अगर एक्सेस शेयर ज्यादा आएंगे तो मान के चलो एक्सेस मनी बहुत सारी आएगी, वो इतनी सारी आएगी वो अलॉटमेंट से आगे छलांग मारेगी जरूर, अगली कॉल पे जाएगी जरूर। आमतौर पर 50% अलॉटमेंट या 50% से कम अलॉटमेंट के केस में ज्यादातर बार ऐसा होगा ही होगा। थोड़े और भी मैथमेटिकली थोड़ी बहुत और भी बातें हालांकि इसमें रोल प्ले करती हैं, बट अभी के लिए तो एक थंब रूल की तरह हम लोग पकड़ रहे हैं कि 50% या 50% से कम अलॉटमेंट के केस में यह खास घटना घटित होती है। करंट क्वेश्चन के अंदर भी यहां अगर मैं इस बी कैटेगरी की बात करूं, 60 का 50% कितना होता है, 30। इस कैटेगरी में 30 से ज्यादा अलॉटमेंट हो रही है, तो यहां ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहां 80 का 50% कितना होता है, 40। तो 40 ही अलॉटमेंट हो रही है। अब 40 अलॉटमेंट हो रही है, 40 से कम होती, 30 होती, 20 होती, तो यह घटना घटित तो होनी ही थी। तो 50% या 50% से कम अलॉटमेंट के केस में एक खास घटना होती है। अब बात करते हैं कि होती क्या है, फिर आगे सोचते कैसे हैं। तो जरा आराम से, इन खास केसेस में सबसे पहले हम बड़े आराम से एक्सेस मनी निकालते हैं। जहां एक्सेस मनी कैसे निकालते हैं, एक्सेस शेयर्स जो कि कितने हैं 40,000 इंटू एप्लीकेशन की कॉल इंटू 3 यानी कि 1,20,000। अब आमतौर पर तो 1,20,000 रुपए निकालने के बाद हम ये बोलते हैं कि ठीक है इसे अगली कॉल पे लगा देते हैं। अब ये अगली कॉल पे एडजस्ट करने का मतलब क्या होता है भाई, मतलब ये होता है कि हाँ आप इतना पैसा कम दे देना। भाई एक बात बताओ, सपोज करो हमें, सपोज की बात कर रहा हूं, सपोज करो हमें इनसे 5 लाख लेने हैं सपोज, तो हम ये बात बोलेंगे कि हाँ हमें आपसे 5 लाख तो लेने ही है, यानी कि ड्यू तो कितना है 5 लाख है, आपका एक्सेस मनी कितना है 1,20 है, चलो इसे एडजस्ट कर लेते हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं, 1,20 को एडजस्ट कर लेते हैं, तो भैया बाकी का बचा हुआ पैसा दे देना, 380 दे देना, बात मैच हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन अगर सपोज करो मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं, सपोज करो मैं बोलूं कि 3 लाख है ड्यू अमाउंट, 3 लाख है ड्यू अमाउंट, इस केस में भी आप एक्सेस मनी एडजस्ट कर लेंगे, 1,20,000 एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब एक बस 80 दे देना, और इवन मैं इस 3 लाख को 2 लाख कर दूं तो क्या तब भी कोई दिक्कत है, नहीं, फिर हम बोल देंगे कि हाँ भाई 80,000 बैलेंस दे देना, ठीक है। अच्छा अगर मैं ये बोलूं कि हाँ ड्यू अमाउंट ही 1,20 है, सपोज ड्यू अमाउंट ही 1,20 है, फिर क्या कर सकते हो 1,20 एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी एडजस्ट कर सकते हो, आप ज्यादा उन्हें बोल दोगे आप देना ही मत, ठीक है। लेकिन अब अगली बात बताना, अगर किसी से ड्यू अमाउंट ही भी 80 है, उसे बोल सकते हो कि 1,20 कम दे दो, हैं, उसे बोल सकते हो कि एक भी, हाँ मतलब फिर तो मतलब यही बात, या तो हम देंगे 40,000 या ये बोलेंगे भैया अगले हिसाब में लगा लेंगे यही नहीं बोलेंगे भाई, जब किसी से लेने ही 80 हैं तो 1,20 कम देने की बात कैसे कर सकते हो। हाँ लेने 5 लाख थे, बोल सकते हो 1,20 कम कर दो, 2 लाख थे, बोल सकते हैं 1,20 कम कर दो, लेने थे 1,20 तो 1,20 में से 1,20 एडजस्ट करके दो ही मत, लेकिन अगर लेने ही 80 हैं तो एडजस्ट 80 ही करोगे। और अब ये बात यहाँ कैसे जज करते हैं, तो 1,20 की एक्सेस मनी निकालने के बाद हम खुद से ये सवाल करते हैं कि ये जो ये लोग हैं, अगली कॉल कौन सी अलॉटमेंट की, तो इन लोगों से हमें अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगना है, यानी अलॉटमेंट की ड्यू अमाउंट कितनी बनेगी, अलॉटमेंट की ड्यू अमाउंट कितनी बनेगी, यानी ड्यू अमाउंट पता करनी पड़ेगी आपको। तो ड्यू अमाउंट कितनी बनेगी, अलॉटेड शेयर्स कितने हैं इनके 40,000, और उस दौरान आप ये सब कुछ नहीं सोचोगे कि हाँ ये अलॉटमेंट की कॉल तो 80,000 शेयर से होती, क्योंकि ये जो हम थिंकिंग कर रहे होते हैं इस दौरान, ये हम कैटेगरी वाइज कर रहे होते हैं। वो वाले अलॉटेड शेयर्स अलग हैं, ये वाले अलॉटेड शेयर्स अलग हैं, उनकी एक्सेस मनी का अलग सोचेंगे,
इनकी एक्सेस मनी का अलग सोचेंगे। तो इसमें जो भी हम थिंकिंग करते हैं वो इनके अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से करते हैं, तो ये वाले 80 के हिसाब से मत सोच जाना। तो 40,000 शेयर्स के हिसाब से फिर हम सोचेंगे कि हमें इनसे लेना कितना है, तो 40,000 शेयर्स के हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से कि हमें तो इनसे 80 लेने हैं। अब जब लेने ही 80 हैं तो एडजस्ट एक 20 नहीं किया जा सकता, ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं 80। तो ये कारण है कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर बोला कि ठीक है ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं 80। इस चीज को एक रूल की फॉर्म में आप अपने माइंड में ये भी रिटेन कर सकते हैं कि जब कभी भी एक्सेस मनी निकल के आती है तो उसको मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना, ना 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 अब बात कर रहा हूं मैक्सिमम, मैक्सिमम एडजस्ट कितना कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आप उतना एडजस्ट कर सकते हो जितना अलॉटेड शेयर्स और अलॉटमेंट की कॉल को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। जैसे कि करंट केस के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूं तब बात समझ में आ जाएगी। मतलब इस चीज को फॉर्मूले के तौर पर रिटेन कर लें कि जैसे यहां एक्सेस मनी कितनी आ रही थी 1/20, लेकिन क्या पूरा 1/20 एडजस्ट कर दोगे, नहीं, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एडजस्ट कर सकते हैं भाई, इनके अलॉटेड शेयर थे 40,000, अलॉटमेंट की कॉल थी 2, तो बस 80 मैक्सिमम एडजस्ट कर सकते हो। अब अगर मैक्सिमम 80 एडजस्ट कर सकते हो तो बाकी का 80 तो यहां एडजस्ट हो गया, भैया बाकी के 40,000 के बारे में आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। अब कुछ और क्या सोचना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन आपको बताता है। काफी बार ऐसे भी लिखा होता है, पता है, ध्यान रखना, काफी बार ऐसे भी लिखा होता है कि एक्सेस मनी जो एप्लीकेशन पे आ रही है उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो, और अगर उसने अलॉटमेंट से एक्सीड होने की कोशिश की तो उसको रिटर्न करो। तो उस केस में इसको बैंक में लिखना पड़ेगा, रिफंड में लिखना पड़ेगा। अगर उन्होंने बोला, क्या बोला ये भी सुन लेना, कि एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगी लेकिन एनी अमाउंट एक्सीडिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज टू बी रिटर्न। तो ऐसी सी लैंग्वेज लिखी हुई मिलेगी आपको कई बार इवन क्वेश्चन में कि अलॉटमेंट से अगर एक्सीड कर रही होगी तो इज टू बी रिटर्न। तो उसको फिर मतलब जहां ये बैंक लिख रहे थे हम, अभी तो वो बैंक कितना लिखा 30 पहली कैटेगरी वालों का, उस केस में फिर ये 30 में ये वाला और जुड़ जाता 40 अगर वो रिफंड की बात करते। तो फटाफट से सुन लेते हैं, ठीक है, लिमिटेड टाइम के अंदर जल्दी से इस क्वेश्चन को भी देख लें और इन 2 क्वेश्चन को घर पर जाकर जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। जहां इस बार क्वेश्चन के अंदर 1 लाख शेयर्स इशू करने की बात की है, एक शेयर 10 रुपए का है, जहां 6 रुपए का प्रीमियम, यानी टोटल कितना पैसा 16 रुपए। जहां पहली एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की कॉल बोली गई है जिस पर 8 रुपए और 3 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है, यानी बोल सकते हैं इस कॉल का बाइफर्केशन बनेगा 5 + 3, 5 रुपए फेस वैल्यू, 3 रुपए प्रीमियम। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बैलेंस बोला जा रहा है और उसमें भी कुछ प्रीमियम होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर 6 रुपए का प्रीमियम है तो यहां पर तो 3 ही बोला गया है, तो बाकी का बचा हुआ 3 यहीं पर ही होगा। और अगर 10 में से 5 रुपए की फेस वैल्यू यहां है तो बाकी के बचे हुए 5 रुपए की फेस वैल्यू यहां रही होगी। तो दोनों कॉल का सेम डिजाइन है, 5 + 3, 5 + 3। आगे बढ़ते हैं, जहां एप्लीकेशन आई है थोड़ी ज्यादा 1,60,000 शेयर्स की, और इस बार ज्यादा बातों को कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। प्रोराटा अलॉटमेंट में बस एक बात लिखी कि कुछ एप्लीकेशन को तो कर दिया रिजेक्ट और बाकियों को प्रोराटा अलॉट कर दिया। अब अगर फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में ये वाली अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करें तो ये तो आसान वाली ही बात है कि कहानी क्या रहेगी कि भाई कितने अप्लाइड शेयर्स को कितने अलॉट किए गए हैं। तो क्वेश्चन ने बताया कि हम लोग जानते हैं कि टोटल एप्लीकेशन कितनी है 1,60,000 शेयर्स, और अलॉटेड के टोटल में तो उतना लिखते हैं जितना हमने इशू किए हैं, और वो कितने किए हैं 1 लाख शेयर्स। और थोड़ा सा रिजेक्शन के बारे में जानकारी दी गई कि कितनी एप्लीकेशन 10,000 एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी गई, तो रिमेनिंग एप्लीकेशन कितनी बची, ऑब्वियसली 1.5 लाख, क्योंकि 1,60,000 में से 10 की बात हो गई है तो बाकी बची 1.5 लाख, और उन्हीं को हमने उतने शेयर्स दे दिए होंगे जितने हम दे सकते थे, 1 लाख शेयर्स। तो बेसिकली इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से बना। एंड देन उसके बाद में ऑब्वियस सी बात है कि भाई इन लोगों का तो जो भी पैसा होगा वो हम क्या करेंगे, रिफंड। और इस बार अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो जो भी पैसा होगा वो अगली कॉल पे जाने वाला है अलॉटमेंट पे। अब कोई वो छलांग वल्लांग मार के आगे नहीं जाएगा कि अलॉटमेंट से भी आगे चला जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये वाली बात सही है, बिल्कुल सही है कि आमतौर पर तो अगली कॉल होती है शेयर अलॉटमेंट, लेकिन इस क्वेश्चन में तो एप्लीकेशन के बाद की अगली कॉल है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी अब तो हम ये लाइन यूज करेंगे कि जो भी पैसा जाएगा जाएगा मेरे
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। हाँ खैर, तो अब इसके हिसाब से एंट्रीज कैसे करना शुरू करेंगे जरा सुन लेते हैं। जहां सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इस एंट्री में तो आज तक कोई दिक्कत हुई ही नहीं, कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जहां जितने टोटल शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, कितने की आई है 160, तो 1,60,000 इनटू, क्या इस एंट्री के अंदर हमें कोई प्रीमियम का नाम लेने की जरूरत है? तो हम जानते हैं कि प्रीमियम का नाम बैंक वाली एंट्री में नहीं आता, नहीं जानते हैं तो जान ले। प्रीमियम का नाम आता है नॉन बैंक वाली एंट्री के अंदर, यानी कि जो सेकंड एंट्री करेंगे तो उसके अंदर उसका नाम लेंगे। हालांकि नाम की बात कर रहा हूं, अमाउंट तो आएगी। टोटल कॉल कितने की है? 8 रुपए की, तो अमाउंट तो आएगी, तो इनटू में 8, जो कि बन जाएगा हमारा कितना? 1280 बोलते हैं उसे, 128 बनेगा। खैर, तो 12,80,000 रुपए, तो 12,80,000 रुपए और 12,80,000 रुपए। देन इसके बाद में ऑब्वियसली सेकंड एंट्री करना शुरू करेंगे, और इस क्वेश्चन में सेकंड एंट्री ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होने वाली। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसके अलावा शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में यही सेम अमाउंट आएगी हमारी 12,80,000 रुपए। टू शेयर कैपिटल, जिसमें जितना मैक्सिमम अलॉट कर सकते हैं उतना ही आएगा, ओनली विद अ फेस वैल्यू, क्योंकि प्रीमियम को तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर सेपरेटली हम लोग शो करेंगे। जहां इन दोनों ही अकाउंट के अंदर ऑब्वियसली उतने नंबर ऑफ शेयर्स हम लेंगे जितने हम मैक्सिमम अलॉट कर सकते हैं। और कितने मैक्सिमम अलॉट कर सकते हैं हम? सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 शेयर्स। तो 1,00,000 शेयर्स के हिसाब से फेस वैल्यू 5 और प्रीमियम 3, तो यहां पर आ जाएगा आपका 5 लाख रुपए और यहां पर आ जाएगा हमारा 3 लाख रुपए। एंड नाउ अब करेंगे कुछ एक्सेस मनी का ट्रीटमेंट, और जहां एक्सेस मनी के इस बार 2 ही और सीधे सीधे ट्रीटमेंट हैं कि थोड़ा सा पैसा वापस करना है। कितना? 10,000 शेयर्स का 8 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए। तो यानी ये तो हमें करना है रिफंड, तो टू बैंक, जिसके अंदर आ जाएंगे 80,000 रुपए। और कितना पैसा अगली कॉल पे जाएगा? तो इन लोगों का एक्सेस मनी, जो कि एक्सेस शेयर्स कितने हैं? 50,000। तो 50,000 इंटू 8 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए। और कोई भी उल जलूल की बातें करिएगा नहीं कि इसको तो माइनस करके निकाल लेते, तो ये वाली बातें मत बोलना, ठीक है? हाँ, देन इसके बाद चुप हो जाओ। खैर, देन इसके बाद में आगे बात करते हैं, जहां ऑब्वियस सी बात है। अच्छा हाँ, यहां शेयर अलॉटमेंट नहीं, गंदी आदत है ना, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और जो कि एक वादा है कि फ्यूचर में 4 लाख रुपए कम रिसीव किए जाएंगे। हम्म हम्म ये ना 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 ना, ये एप्लीकेशन की है। एक्सेस मनी निकलती है एक्सेस शेयर्स इनटू एप्लीकेशन की कॉल, ऑलवेज, हमेशा। हाँ, एप्लीकेशन वाली। खैर, देन इसके बाद में ड्यू की एंट्री करेंगे, जो होगी रिलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल। और रिलेवेंट कॉल का नाम क्या है? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऑब्वियसली प्रीमियम भी है, तो हम प्रीमियम का भी नाम लेंगे, यानी कि टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। जहां हम लोग जानते हैं अब तो जो भी एंट्री करेंगे कितने शेयर्स के हिसाब से करेंगे, तो 1,00,000 शेयर्स के हिसाब से। तो 1,00,000 शेयर्स, 1,00,000 शेयर्स, 1,00,000 शेयर्स, और टोटल कॉल कितने की है? 8 रुपए की। तो यहां पर आएगा 8, यहां पर 5, यहां पर 3, तो यहां आ जाएगा 8 लाख रुपए, यहां आ जाएगा 5 लाख रुपए, और यहां आ जाएगा 3 लाख रुपए। देन इसके बाद में ऑब्वियसली जब रिसीव की एंट्री करेंगे, तो इस बार तो होगा कोई नालायक जो डिफॉल्ट कर रहा होगा। तो हाँ, इस बार लिखा हुआ है कुछ, धीरज नाम का शेयर होल्डर है, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, ऐसे करके। तो इस बार डिफॉल्ट हुआ है, तो इस बार डिफॉल्ट हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड ड्यू टू डिफॉल्ट, ऑब्वियसली ये कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा आप लोगों को। और इवन अब तो ये शेयर होल्डर एक ऐसी कॉल पे डिफॉल्ट कर रहा है जिस कॉल पर एक्सेस मनी आ रही थी। और जब जब शेयर होल्डर एक ऐसी कॉल पे डिफॉल्ट करे जब एक्सेस मनी आ रही हो, तो हमें तो कॉल सीनियर्स का वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। तो इसका बनाना पड़ेगा आपको वर्किंग नोट, जहां सबसे पहले तो आप अमाउंट डिसाइड करोगे ये वाली कि यहां कितना लिखें। भूल जाओ, बहुत रेयर आता है, तो उनकी बातें क्यों करनी है हमें।
खैर, तो 4 लाख रुपए की एक्सेस मनी थी, 8 लाख रुपए हमने ड्यू किया, तो अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी रिसीव करनी थी? 4 लाख रुपए। जिसमें से क्या पूरा पैसा आया? नहीं, थोड़ा सा डिफॉल्ट में चला गया, कॉल सीनेरियर्स। तो अब बना लेते हैं जरा कॉल सीनेरियर्स का वर्किंग नोट, जिसके लिए इतना स्पेस काफी है। तो बेसिकली वर्किंग नोट काफी आसानी से, भाई इससे मत पूछा करो, बेकार की बातें करता है, मत पूछा करो। मैंने तुम्हें जवाब दे दिया, बहुत रेयरली आता है, उसकी बातों को छोड़ दो, यहां ध्यान लगा लो, क्योंकि ये वो है जो आमतौर पे आता है। मुंडी मरोड़ दिया करो। खैर, तो बेसिकली वर्किंग नोट, जहां वर्किंग नोट बनाने के तरीके क्या थे कि एक तरफ हम शेयर होल्डर के अप्लाइड शेयर्स लिखते थे, दूसरी तरफ हम उसके अलॉटेड शेयर्स लिखते थे। जहां हमेशा क्वेश्चन के अंदर अप्लाइड या अलॉटेड में से एक शेयर जरूर दिए होंगे, जैसे कि यहां धीरज नाम के शेयर होल्डर के अलॉटेड 200 शेयर्स दिए हुए हैं, तो अलॉटेड दिए हुए हैं तो ऑब्वियसली हमें अप्लाइड निकालने पड़ेंगे, और ये अप्लाइड अलॉटेड के लिए तो रेशो चाहिए होता था हमें। तो रेशो कहां से आएगा? तो रेशो यहां से आएगा। देखो 10,000 शेयर्स को तो रिजेक्ट कर दिया था, ये जो ये आपको नजर आ रहा है ये है प्रोराटा अलॉटमेंट। तो यहां से रेशो क्या बनेगा भाई? ये 15 और 10, क्योंकि 0 सारी एलिमिनेट हो जाएंगी, तो 15 और 10, जिसको कि ऑब्वियसली फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी 3:2 बनेगा हमारा प्रोराटा का रेशो। और फिर उसके बाद वही कि जहां हो उससे डिवाइड करो, जहां पहुंचना है उससे मल्टीप्लाई करो। तो 2 से डिवाइड करके 100, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करके 300। और वैसे तो ये दिख ही रहा है कि 2 तो 200, तो 3 तो 300। क्या? नहीं भाई, वर्किंग नोट बनाने के नंबर हैं, वर्किंग नोट में भी कैलकुलेशन शो करोगे क्या? वर्किंग नोट तो खुद शो करने के लिए है। वर्किंग नोट में तुम कितना डिस्क्लोजर दे रहे हो इससे थोड़ी इतना कोई फर्क पड़ता है ना। खैर, देन इसके बाद में आगे कि भाई इसने अप्लाई किया 300 के लिए, इसे मिले 200, तो इसकी कोई ना कोई एक्सेस मनी रही होगी। तो कितनी एक्सेस मनी इसकी रही है? तो एक्सेस मनी निकलती है एक्सेस शेयर्स इनटू एप्लीकेशन की कॉल। एक्सेस शेयर्स हैं बिल्कुल 100 शेयर्स, 100 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन की कॉल, यानी 8 रुपए। तो इसकी कुछ 800 रुपए की एक्सेस मनी रही, जिसको कि हमने कहां अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया होगा। सॉरी अलॉटमेंट नहीं, फिर से गंदी आदत है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट किया होगा, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना एडजस्ट किया होगा? तो इसके अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से, 200 शेयर्स के हिसाब से, 8 रुपए के हिसाब से 1600 रुपए, और 1600 में से 800 रुपए एडजस्ट करके बाकी बचा हुआ जो 800 रुपए लेना था वही इसका डिफॉल्ट है, वही आपका यहां पर आएगा। वहां घटिया अमाउंट 3,99,200, तो ऐसे करके। खैर, तो इसी के साथ में बस मेनली एंट्री तो हो गई। मेनली एंट्री तो हो गई मतलब क्वेश्चन में 2 ही तो कॉल थी, तो हर कॉल की 2 एंट्री, तो 2 ही तो कॉल हैं, तो 2 2 जा 4, यानी एंट्री वाइज तो हमारी जो की है बेसिक बात कि कॉल वाइज एंट्री हो चुकी हैं। देन इसके बाद तो अपनी वही आखिरी वाली एंट्री, यानी एक होगी फॉरफीचर की एंट्री, एक होगी री इशू की एंट्री, और एक होगी अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली क्वेश्चन छोटा था। क्या इससे बड़े क्वेश्चन भी होते हैं? हाँ, अगर भाई 3 कॉल हो तो 3 2 जा 6 वो एंट्री, और फिर 3 यही फॉरफीचर री इशू ट्रांस कैपिटल रिजर्व, तो नो एंट्री। हालांकि वो बात अलग है, सीबीएसई अपनी आपकी चूजिंग स्किल को भी जज करता है। भाई ये 2024 पेपर में जो आया था वो एक ये क्वेश्चन था, और एक जो पहले किया था वो छोटा था कि ये है, वो छोटा है, वो छोटा है, वो जल्दी होगा। इवन करके देख लेना, जब बेसिकली दोनों क्वेश्चन अच्छे से आ चुके हों तब एक बार नॉर्मली, हाँ और में, तो तब एक बार करके देखना, वो वाला क्वेश्चन कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है ना कोई कॉल सीनियर्स का वर्किंग नोट बनाना। खैर, ये इजी है तो इसे देख लेते हैं। जहां जरा सुन लेते हैं फॉरफीचर की एंट्री, जहां फॉरफीचर की एंट्री ऑब्वियसली आमतौर पर होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, और साथ ही साथ टू कॉल्स इन एरियाज। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी बात कि क्या फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है? आता है। कब आता है? बेकार की बातें ना करें, री इशू की बातें नहीं पूछ रहा हूं मैं। तो फॉरफीचर की एंट्री में क्या प्रीमियम आता है? हाँ,
जब प्रीमियम ना दिया हो, यानी जब प्रीमियम अनपेड रह गया हो, यानी जब शेयर होल्डर ने प्रीमियम की कॉल पर डिफॉल्ट किया हो। तो जिन्हें नहीं पता तो वो भी ऐसा नहीं कि हाँ भाई पता नहीं क्या हो गया, पता कर लें। करंट क्वेश्चन के अंदर अगर बात करें तो भाई शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन की कॉल तो दे ही दी थी, बाद वाली कॉल पे डिफॉल्ट किया है। तो देखो जैसा कि हमने कहा कि शेयर फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है, लेकिन तब आता है और तब डेबिट होता है जब वो अनपेड रहा हो। क्या क्वेश्चन में प्रीमियम अनपेड था? हाँ, लेकिन क्या पूरे 6 रुपए का? नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाद वाले ये वाले 3 रुपए का। तो आएगा तो सही, लेकिन सिर्फ 3 रुपए के साथ में। तो जरा आओ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये धीरज के कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं हम लोग। तो धीरज के भैया 200 शेयर थे अलॉटेड, वो छीन रहे हैं। तो शेयर कैपिटल में तो आएगा 200 इंटू फेस वैल्यू 10 रुपए। सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा 200 इंटू अनपेड प्रीमियम यानी 3 रुपए। तो यहां पर आ जाएगा 2000 रुपए, यहां पर आ जाएगा 600 रुपए। अगली बात, कॉल सीनेरियर्स के लिए तो सोचने की क्या जरूरत है, कॉल सीनेरियर्स तो ऑलरेडी वर्किंग नोट बना के निकाला था तुमने। तो यहां पर लिख दो सीधा सीधा 800 रुपए। और एक्स्ट्रा कलाकारी करने की कोशिश मत करना। कभी पता लगा ये सोचो कि अच्छा कॉल सीनेरियर्स कितना पैसा दिया, कितना नहीं दिया, कितना नहीं दिया, कितना नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 8 रुपए का। क्योंकि उस हिसाब से सोचोगे तब तो 200 इंटू 8 कितना 1600 बनेगा। टेक्निकली वही, अरे 200 इंटू 8 1600, उसमें से एक्सेस मनी एडजस्ट करके निकाला था कॉल सीनेरियर्स, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसी को लिख देना है यहाँ पर, साफ सीधी बात है। खैर, तो कॉल सीनेरियर्स बेसिकली फिर आपको निकालना नहीं है, बल्कि ऑलरेडी निकला हुआ कॉल सीनेरियर्स ही यहाँ पर लिखना है। देन इसके बाद शेयर फॉरफिटेड में कितना दिखाते हैं, तो शेयर फॉरफिटेड में तो वो अमाउंट दिखाते हैं जितना हमने पे कर दिया हो। हालांकि शेयर होल्डर ने कितना पे किया, तो शेयर होल्डर ने 200 शेयर्स के हिसाब से सिर्फ पहली कॉल पे की है। अब वो कॉल तो 8 रुपए की है, जिसमें 5 रुपए की फेस वैल्यू, 3 रुपए का प्रीमियम। एक बात बताओ, फॉरफीचर की एंट्री में आपने जो प्रीमियम लिया है, ऊपर वाला लिया है कि नीचे वाला? नीचे वाला। तो जब आपने ऊपर वाला प्रीमियम कहीं भी नहीं लिया, तो अब कहां लोगे? नहीं लेना। यानी हमने बोला हुआ है ये वाली बात कि अगर शेयर होल्डर प्रीमियम दे देता है तो उसको हम यहां शेयर फॉरवर्डेड में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यानी माना उसने 200 इंटू 8 के हिसाब से पेमेंट की होगी, लेकिन ना ना, हम तो 200 इंटू 5 ही लेने वाले हैं। तो 200 इंटू 5। हालांकि अभी हालांकि की बात बाकी है, अनपेड वाली बात नहीं। अगर कारण समझ में नहीं आया तो उसके लिए प्रीवियस लेक्चर देखें जाकर, कारण पता लग जाएगा। फैक्ट समझ नहीं आया तो फैक्ट दोबारा रिपीट कर देता हूं कि फॉरफीचर की एंट्री के अंदर प्रीमियम क्या आता है? हाँ आता है अगर प्रीमियम अनपेड रह गया हो। जैसे करंट क्वेश्चन में 6 रुपए का प्रीमियम है, एक 3 रुपए, एक 3 रुपया, वो वाला प्रीमियम तो पे कर दिया होगा शेयर होल्डर ने, ये बाद वाला नहीं पे किया होगा, तो इसलिए वो बाद वाला प्रीमियम आ रहा है यहाँ पर डेबिट। अब ऐसा क्यों हो रहा है तो लेक्चर देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आ जाएगा ना समझ में। ठीक है, अच्छा मुझे कैसे पता लगा? तो क्योंकि शेयर होल्डर ने बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि धीरज नाम का शेयर होल्डर, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे डिफॉल्ट किया है। और वैसे भी एप्लीकेशन पे कौन ही डिफॉल्ट करता है? एप्लीकेशन पे कैसे डिफॉल्ट हो सकता है? तो उसने एप्लीकेशन तो दी ही होगी। ठीक है, हाँ चुप हो जाओ। क्या जो मैं बात कर रहा था वो क्या कि शेयर होल्डर ने सिर्फ और सिर्फ 200 इंटू 5 के हिसाब से सिर्फ इतना ही पैसा नहीं जमा कराया होगा, बल्कि इसने थोड़ा ज्यादा फालतू पैसा भी तो जमा कराया होगा। इस शेयर होल्डर की कुछ ना कुछ एक्सेस मनी भी तो रही होगी, जो भी कंपनी ने जब्त की होगी। एक्सेस मनी कितनी थी? ये रही 800। तो ये 800 रुपए भी तो कंपनी ने जब्त कर लिए होंगे, यानी टेक्निकली यहां पर आना था 1800 रुपए। अभी के लिए क्योंकि हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो इसलिए समझा रहा हूं, बाकी जब फिर बाद में, क्योंकि जल्द ही अब बस पेपर आने ही वाले हैं, तो पेपर करने के दौरान जब पेपर करने के तरीके एक्सप्लेन करता हूं तो तब बेसिकली ये वाली बात करता हूं क्या कि जब कहीं भी ये वाली एंट्री आए तो देखो वो शेयर कैपिटल तो जल्दी से लिख दिया था ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिख दिया था, कॉल्स इन एरियर्स भी लिख दिया था। तो पहले इसको आप माइनस करके निकाल लो, अपना क्वेश्चन पूरा कर लो। लेकिन
उस स्ट्रेटेजी के अंदर काफ़ी सारी बातें करेंगे कि हाँ भाई ऐसे पेपर करो वैसे पेपर करो, और अगर सारी बातों को ध्यान में रखेंगे तो हाँ ज़्यादा विश्वास होगा नहीं, क्योंकि आमतौर पे 3 घंटे का पेपर अकाउंट्स का 3 घंटे में भी नहीं हो पाता। लेकिन अगर उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो आमतौर पर 3 घंटे का पेपर आपका 2.5 घंटे में बड़े आराम से पूरा हो जाता है, जहां रेस्ट आधे घंटे के अंदर आप लोगों को यही थोड़ी बहुत चीज़ें रिवाइज बोलते हैं ना, वो रिवाइज कर लें, चेक कर लें। तो चेक करने के दौरान बेसिकली चेक कर लें कि क्या वेदर प्रिंसिपली जैसे निकाला जाता है शेयर फॉरफिटेड वैसे ही करके इतना आ रहा है या नहीं, और अगर नहीं आ रहा तो भाई फिर देखो भगदड़ में फटाफट से चेक करो कि कहीं गलती कर चुके होंगे। तो वैसे अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हाँ बिल्कुल एग्रीड कि तब तो निकाल लेना माइनस करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भाई अगर कंसेप्ट क्लियर है तो चाहे ऑन द स्पॉट फटाफट से कर भी लेना, क्योंकि कोई इतना भी ज्यादा टाइम टेकिंग बात तो नहीं है। मैंने तो समझाने के लिए इतना ज्यादा वक्त दिया था, जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा तो वो तो जानता है कि भाई 200 शेयर्स के हिसाब से मुझे प्रीमियम लेना नहीं है तो इंटू 5 रुपए, और इस शेयर होल्डर ने फालतू पैसा दिया होगा तो प्लस में एक्सेस मनी भी तो करना है। नीचे आ रहा है ऊपर ना है, मतलब बिना डिफॉल्ट के फॉरफीचर, मतलब बिना बुरे कर्मों के सजा। अरे क्या, अरे मान जाते हैं तो खैर। देन इसके बाद में आप जरा फाइनली क्वेश्चन को खत्म करते हैं, यानी री इशू की एंट्री। जहां री इशू की एंट्री के लिए तो अक्सर वो लाइन बोला करते थे हम लोग कि एक बात तो कंफर्म है। क्या बात है कंफर्म? अरे नहीं, कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा जरूर ये नहीं बोलते थे, बैंक अकाउंट डेबिट होगा जरूर, शेयर कैपिटल होगी क्रेडिट जरूर, और बैंक अकाउंट में उतना आएगा शेयर जितने मेरी इशू हुआ हो, शेयर कैपिटल में उतना आएगा जितने का शेयर हो। जहां अगर क्वेश्चन की आप लैंग्वेज रीड करो तो क्वेश्चन के अंदर सब शब्दों में लिखा हुआ है कि री इशूड एट का मतलब कितने में, तो 5 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड, यानी कितने का, ओरिजिनल वैल्यू 10, तो कितने का, 10 रुपए का शेयर 5 रुपए में, तो नुकसान में जा रहे हैं वो कितने, 5 रुपए के। तो डन, कितने का शेयर, 10 रुपए का, कितने में, 5 रुपए में, और ऑब्वियसली कितने शेयर, तो क्वेश्चन ने बताया हिज शेयर आर वर फॉरफिटेड, तो सारे ही शेयर फॉर जो कि हैं री इशू हो रहे हैं। तो डन, 200 शेयर्स थे तो 200 के 200, तो 200 इंटू 5 और 200 इंटू 10, तो कुल मिला के यहां रहेगा 1000 और यहां रहेगा 2000, और जो नुकसान है वो कहां जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, तो वो जाएगा शेयर फॉरफिटेड। और अगर प्रॉफिट होता तो एक साथ गलत जवाब, अगर नुकसान होता तो शेयर फॉरफिटेड में डेबिट, लेकिन अगर प्रॉफिट होता तो हाँ सिक्योरिटीज भी में। वाह ये सही आवाज है, पता नहीं क्या लाइन से बोल रहे हैं, कैपिटल रिजर्व ना लाए। खैर देन इसके बाद में सबसे आखिरी एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जहां ऑब्वियसली सबसे आखिरी एंट्री के अंदर तो वही करते हैं हम कि भाई फॉरफीचर के दौरान जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से री इशू के दौरान लॉस को माइनस कर दें, यानी ये प्रॉफिट कहां से आएगा, फॉरफीचर की एंट्री से, यानी जो पिछले पेज पे नजर आ रही है, तो फॉरफीचर की एंट्री से जो कि है हमारा 1800, तो 1800, तो ये 1800 का प्रॉफिट, तो 1800 का प्रॉफिट, और जो लॉस है हमारा 1000 रुपए का, तो अकॉर्डिंगली 800 रुपए, और हो गई बात खत्म। तो ये एक मॉडल क्वेश्चन, हालांकि क्या इससे भी इजी लेवल के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, हाँ इससे भी इजी लेवल के आए हुए हैं, नहीं ये मॉडरेट है, इस लेवल के आते हैं। हाँ मतलब ये मॉडल क्वेश्चन है, इस तरह के 3-4 2-3 क्वेश्चन अगर कर लिए तो फिर आगे फिर जो भी क्वेश्चन में वेरिएशंस होंगी ना वो डाइजेस्ट हो जाती हैं। शेयर कैपिटल को मतलब अच्छा करने के लिए तो यही है कि बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करने तुम्हें, परफेक्शन करने के लिए तो करने हैं, लेकिन हाँ एक जो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई शेयर कैपिटल आ गया हमें या नहीं आया, तो वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए तो बस 1 2 2 3 3-4 क्वेश्चन को बस ध्यान से करने की जरूरत है। उनको ध्यान से कर लिया तो बेसिक कॉन्फिडेंस तो आ जाता है कि हाँ आता है शेयर कैपिटल। हाँ परफेक्शन की स्टेज पर पहुंचने के लिए तो करने पड़ेंगे कितने, कुछ 9-10 क्वेश्चन बस, उसमें भी ये नहीं कि कुछ 20-25 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कुछ 9-10 क्वेश्चन, यानी सारे के सारे अगर पीवाई के क्वेश्चन भी अगर आप बारी बारी से रिपीट कर लेंगे तो सारी वैरायटी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो आ जाएगा शेयर कैपिटल। हाँ क्या, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। खैर तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन शेयर कैपिटल का एक साल 2023 एग्जाम में आया हुआ 6 नंबर का क्वेश्चन,
जिसके अंदर शुरुआत से लेके लगभग आखिरी तक की लगभग सारी बातें रहेंगी। क्या कुछ बातें बच जाएंगी? तो हाँ, कुछ बातें तो नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। वो क्या, वो क्वेश्चन के आखिरी तक पता लग जाएगा हम लोगों को। तो शुरुआत में एक बेसिक क्वेश्चन जहां पर कितने शेयर इशू कर रहे हैं हम लोग, 30,000 शेयर इशू कर रहे हैं। एक शेयर कितने का, 100 रुपए का, जिसको कि 20% प्रीमियम पर, यानी एक शेयर पर कितना पैसा रिसीव करना है हमें, कुछ 100 + 20 यानी कि टोटलिटी में कुछ 120 रुपए रिसीव करने हैं। जहां हर कॉल यानी एप्लीकेशन की कॉल और अलॉटमेंट पर भी प्रीमियम है, 40 रुपए टोटल लेने हैं, जिसमें 10 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है। तो एक तरीके से कह सकते हैं 30 + 10 इसका बाइफर्केशन बनेगा, जहां 30 रुपए फेस वैल्यू लेनी है और 10 रुपए प्रीमियम लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से अलॉटमेंट में 30 रुपए की कॉल है, 10 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है, तो 20 रुपए की फेस वैल्यू और 10 रुपए का प्रीमियम। फर्स्ट कॉल की अमाउंट क्लियरली बताई हुई है कि 30 रुपए की है, और उसके बाद में सेकंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस बोला जा रहा है। आमतौर पर क्वेश्चन के अंदर अगर 4 कॉल बोली जा रही हैं तो पूरे पूरे चांसेस हैं किस बात के, कि शायद आखिरी कॉल बनाई ही ना गई हो। तो इसलिए इतना पढ़ने के बाद में ही सीधा बैलेंस कैलकुलेट करने से पहले, बैलेंस कैलकुलेट करने से पहले चेक जरूर कर लेना चाहिए, जो आमतौर पर क्वेश्चन के आखिरी में लिखा हुआ होता है आमतौर पर हमेशा। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि सेकंड एंड फाइनल कॉल तो बनाई ही नहीं है। तो कुल मिला के ऐसा ना हो कि पहले कैलकुलेट करने में वक्त लगा दिया और उसके बाद में आखिरी में पता लगा रही है तो कॉल ही नहीं बनाई जा रही। तो कुल मिला के इस कॉल से हमें अब कोई भी लेना देना नहीं है। यानी इन शॉर्ट कितनी कॉल है क्वेश्चन के अंदर, तो 3 कॉल हैं, और हर कॉल की कितनी एंट्रीज होती हैं वो याद होगा, कुछ ड्यू रिसीव बोलते थे, तो 2 एंट्री। तो मिनिमम 3 2 जा 6 एंट्रीज तो होनी ही है। हाँ, उसके अलावा कुछ फॉरफीचर की एंट्री भी होगी। जहां क्वेश्चन में बताया हुआ है कि एप्लीकेशन तो आई है 40,000 शेयर्स की, हमने इशू कितने किए थे, 30,000। एप्लीकेशन थोड़ी ज्यादा आई है, जिसका सीधा मतलब है कि जो क्वेश्चन के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन की बातें चल रही हैं। जब कहीं भी क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन होता था, ये बात याद होगी आप लोगों को कि या तो हम रिजेक्शन कर दिया करते थे या क्या, प्रोराटा अलॉटमेंट। और जहां अगर रिजेक्शन कर देते थे तो जो भी फालतू पैसा होता था उसको वापस रिफंड कर दिया करते थे। लेकिन प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में तो पैसे को क्या, एक्सेस मनी को अगली कॉल पे यानी कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया करते थे। अब यहाँ क्या हो रहा है तो जरा सुन लेते हैं। तो टोटल एप्लीकेशन कितनी, वो तो 40,000 शेयर्स की आई, जहां लिखा है, बिल्कुल लिखा है कि प्रोराटा अलॉटमेंट हो रही है। लेकिन प्रोराटा अलॉटमेंट कितने एप्लीकेंट्स के साथ हो रही है, क्या सारे तो 40 थे, सबके साथ नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ 35,000 शेयर्स के साथ में ही हो रहा है। इन बातों का क्या मतलब है वो अभी समझ लेंगे हम। एंड देन उसके बाद में रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को कुछ रिफ्यूज यानी रिजेक्ट करने की बात चल रही है। तो जैसा कि बोल रहे थे कि या तो रिजेक्ट कर देते हैं या प्रोराटा अलॉट करते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ दोनों ही काम हो रहे हैं। थोड़ा सा प्रोराटा अलॉटमेंट, थोड़ा सा कुछ रिजेक्शन का केस। अब ये तो बेसिक बात लिखी है कि जो भी एक्सेस मनी होगी एप्लीकेशन के वक्त तो उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, और उसके बाद की ये जो आगे की इन्फॉर्मेशन है ये तो आगे की इन्फॉर्मेशन है कि कोई नालायक जिसने डिफॉल्ट किया होगा तो उसको तो बाद में ही रीड करेंगे। पहले सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज की मदद से ही, जैसे आमतौर पर हम लोग ये इस तरह की वर्किंग सी बनाते थे कि ठीक है कितने अप्लाइड को कितने शेयर अलॉट किए हैं, तो सबसे पहले अप्लाइड का टोटल, सबसे पहले टोटल लिखना है आप लोगों को। तो अप्लाइड का टोटल यानी एप्लीकेशन का टोटल जो कि है कितना हमारा 40,000 शेयर्स, तो टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है 40,000 शेयर्स की। और अगर बात करें कि टोटल अलॉटमेंट कितनी कर सकते हैं, तो टोटल अलॉटमेंट तो हमेशा उतनी कर सकते हैं जितना हमने ओरिजिनली शेयर इशू किए थे। ओरिजिनली हमने कितने शेयर इशू किए थे तो बताया हुआ है कुछ 30,000 शेयर्स, तो अलॉटेड शेयर्स के टोटल में यहां लिखा जाएगा 30,000 शेयर्स। तो कुल मिला के आपको पहली बात तो यही क्लियर करनी है कि पहले ये ऊपर का डेटा फिल नहीं करना, बल्कि सबसे पहले जो नीचे का टोटल है वो लिख दिया करते हैं हम, और उसके बाद ऊपर का डेटा लिखने के लिए क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसका इस्तेमाल करेंगे। जहां क्या कह रहे हैं ये कि प्रोराटा अलॉटमेंट कर रहे हैं कुछ 35,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को। अब एप्लीकेंट्स को मतलब ये 35,000 शेयर्स की बात कहां लिखी जाए, अलॉटेड में या अप्लाइड कहां कॉल आ गया ना। हाँ, अप्लाइड में। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज बेसिकली ये 35,000 शेयर अलॉट करने की बात नहीं चल रही, ये तो एप्लीकेंट हैं। एप्लीकेंट मतलब इन्होंने अप्लाई किया था 35,000 शेयर्स को, और 35,000 शेयर्स को प्रोराटा अलॉट करने का मतलब कि इनको उतने शेयर्स दे दिए जितने हमें देने थे। कितने शेयर्स देने थे हमें? 30,000 शेयर्स देने थे। तो इन्हीं लोगों को हमने 30,000 शेयर्स दे दिए होंगे। और फिर रिमेनिंग एप्लीकेंट के बारे में कह रहे थे कि उनको तो रिफ्यूज कर दिया आपने। अब रिमेनिंग एप्लीकेंट बचे कितने भाई? टोटल थे आपके 40 में से 35 की बात हो चुकी है, तो रिमेनिंग कितने बचे? बाकी के बचे 5,000 शेयर्स, और उनको रिफ्यूज कर दिया यानी कि उनको कुछ भी अलॉट नहीं किया है। तो सबसे पहले तो इस चीज में किसी को कोई दिक्कत हो कि ये कुछ कैसे कैसे बना दिया, तो सबसे पहले तो यहां बात पूछ लें। हाँ सही है, पक्का।
तो आराम से यहाँ देख ले, क्योंकि चीज़ें तो आगे बढ़ती रहेंगी। तो अगर यहाँ तक ही कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। देन उसके बाद में आगे तो हम यही देखते थे कि भाई इनका जो भी फालतू पैसा होगा उसका क्या करना है और इन लोगों के पैसे का क्या करना है। जहां ऑब्वियस सी बात है, ये जो ये नीचे वाली कैटेगरी है, रिजेक्शन वाली कैटेगरी, तो इनका तो पैसा लौटा देंगे हम। यानी 5000 शेयर्स का जो भी पैसा इन्होंने जमा कराया होगा, और कितना जमा कराया होगा, तो एप्लीकेशन की कॉल कितने की है हमारी, 40 रुपए की। तो 40 से मल्टीप्लाई करके पता लग जाएगा, जो कि आएगा हमारा कुछ 2 लाख रुपए, जिसको क्या करना है, जिसको कि रिफंड करना है। रिफंड का कहां कैसे ट्रीटमेंट करेंगे तो वो देख लेते हैं अभी। बाकी इन लोगों का क्या करना है, तो ये तो प्रोराटा की कैटेगरी है, तो इनकी जो भी एक्सेस मनी रही होगी, एक्सेस मनी फालतू पैसा, और फालतू पैसा एक्सेस मनी कैसे निकलती थी, तो एक्सेस शेयर्स की मदद से। एक्सेस शेयर फालतू शेयर्स कितने हैं, 35,000 वर्सेस 30,000, तो 5,000। और यहां पर भी सेम 5,000 इंटू 40, जिससे कि बन जाएगा अगेन फिर से 2 लाख। लेकिन क्या इस 2 लाख को भी रिफंड करेंगे, नहीं, इसको तो अगली कॉल यानी कि शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। तो 2 कैटेगरी हैं इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 2 कैटेगरी हैं इस क्वेश्चन के अंदर। एक प्रोराटा अलॉटमेंट, तो उनका जो भी फालतू पैसा है उसको अगली कॉल पे एडजस्ट करेंगे, और जो भी रिजेक्शन वाली केस है, रिफ्यूजल वाला केस है, तो उसका पैसे को हम रिफंड कर देंगे। तो ये वर्किंग हमें समझ में आनी चाहिए। अगर ये वर्किंग समझ में आती है तो आगे की एंट्री कीज के अंदर कोई खास दिक्कतें नहीं होती हमें, लेकिन ये वर्किंग समझ में आनी चाहिए। आ गई, आ गई। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली एंट्रीज की टर्म में बात करें तो सबसे पहली एंट्री, बेसिक एंट्री हम किया करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जहां ये पहली एंट्री तो हम जितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई होगी, कितने शेयर्स की टोटल एप्लीकेशन आई है, टोटल एप्लीकेशन आई है तो वह है 40,000 शेयर्स की। तो डन, 40,000 शेयर्स के हिसाब से कितना पैसा आया है, तो इनटू टोटल तो 40 आया है, ध्यान रखना, तो 40 रुपए लिखेंगे हम यहाँ पर। क्या प्रीमियम का नाम मतलब कि हाँ ठीक है, प्रीमियम पर शेयर इशू कर रहे हैं तो कुछ सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होता है, तो क्या वो इस एंट्री में लिखना है, नहीं, वो आता है नॉन बैंक वाली एंट्री के अंदर। यानी पहली एंट्री तो बैंक वाली है, तो क्या हम प्रीमियम कंसीडर करेंगे या नहीं, तो हाँ कंसीडर तो करेंगे। यहां पर 30 और 10 मिलाकर जो टोटल 40 है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन प्रीमियम का नाम तो कुछ अगली एंट्री के अंदर नजर आएगा। जहां यहां अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना, 16 लाख रुपए, कुछ 16 लाख रुपए। देन इसके बाद अगली एंट्री के अंदर जहां हम जानते हैं कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होता है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और विद द सेम फिगर ऑलवेज, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो हमेशा 16 लाख यानी सेम अमाउंट से ही डेबिट होता है। उसके बाद में टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। टू शेयर कैपिटल में कितना लिखते थे हम, कि जितना मैक्सिमम अलॉट कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम अलॉट कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम अलॉट कर सकते हैं, तो 30,000 शेयर्स के हिसाब से। लेकिन हम ये बात भी तो जानते हैं कि शेयर कैपिटल में तो सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू ही आती है, और फेस वैल्यू कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए, और प्रीमियम कितना है, वो है 10 रुपए, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने लेने हैं हमें, तो 30,000। तो 30,000 शेयर्स के हिसाब से 30 रुपए के हिसाब से यहां तो आएगा आपका 9 लाख रुपए, और 30,000 शेयर्स के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से यहां पर आ जाएगा आपका 3 लाख रुपए। एंड देन फिर उसके बाद करना होता है आपको एक्सेस मनी का ट्रीटमेंट। और जहां एक्सेस मनी का ट्रीटमेंट तो उम्मीद करूंगा याद होगा कैसे करते थे हम, कि भाई यहां इस वर्किंग के अंदर जो भी हमने लिखा हुआ है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो यही दिखाना है हमें। जहां अगर रिफंड हो रहा है तो इस एंट्री को दिखाओगे आप बैंक के नाम से, और अगर जो भी पैसा वो अगली कॉल पे एडजस्ट कर रहे हो तो उस पैसे को दिखाओगे आप टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से। जहां बैंक के अंदर कितना लिखेंगे हम लोग, कि जितना वापस कर रहे हैं, जो कि है हमारा 2 लाख, और शेयर अलॉटमेंट पे भी तो 2 लाख रुपए ही जा रहा है। मेन एंट्री इवन इस पूरे क्वेश्चन की मेन एंट्री, तो ये सबसे ज्यादा मेन एंट्री तो ये दूसरी एंट्री ही होती है, जहां पहली एंट्री पैसा आने की, और दूसरा एंट्री कि हाँ ठीक है उस पैसे का निपटारा कैसे करना है, कितना शेयर कैपिटल में, कितना बैंक में, कितना शेयर अलॉटमेंट में। उसके बाद में तो रेस्ट क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं रहता, लेकिन ये दूसरी एंट्री समझ में जरूर आनी चाहिए। उसके बाद में थोड़ी बहुत बातें हैं जो कि कुछ फोर फीचर की, लेकिन पूछ लें। खैर, तो फिलहाल के लिए अब आगे बढ़ते हैं। और जहां आगे तो क्या हुआ करता था हमारा, कि आगे तो अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर रहे हैं। जहां ड्यू करने का तरीका होता था हमारा रेलेवेंट कॉल टू शेयर कैपिटल, यानी रेलेवेंट कॉल मतलब शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और फिर बाद में बैंक टू रेलेवेंट कॉल यानी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। हालांकि क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हम जानते हैं कि अलॉटमेंट की कॉल में भी प्रीमियम है, तो इसलिए ड्यू की एंट्री के अंदर यानी नॉन बैंक वाली एंट्री के अंदर यहां पर भी हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा। और जहां आप तो जो भी ड्यू की एंट्री करेंगे, क्योंकि जो भी एक्सेस मनी का ट्रीटमेंट था वो तो हो चुका है, तो अब तो नॉर्मली कितने शेयर्स के हिसाब से करेंगे, तो अब तो नॉर्मली जितने हमने इशू किए थे, जितने हम अलॉट कर सकते थे, 30,000 शेयर्स के हिसाब से ही करेंगे। तो 30,000 शेयर्स के हिसाब से इनटू यहां पर भी 30,000 शेयर्स के हिसाब से, इनटू यहां भी 30,000 शेयर्स के हिसाब से, इनटू
और कितना कितना इंटू, तो जो अलॉटमेंट की कॉल है वो टोटल कितनी है 30 रुपए की, तो यहां पर आ जाएगा इंटू 30, जिसमें से फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में 20 और जिसमें प्रीमियम 10 रुपए का वो यहां, जिससे कि अकॉर्डिंगली यहां पर अमाउंट आ जाएगी आपकी कितनी 9 लाख रुपए, और यहां अमाउंट कितनी आ जाएगी तो कुछ 6 लाख रुपए, और यहां अमाउंट कितनी आ जाएगी तो वही अपनी 3 लाख रुपए। देन इसके बाद में जब रिसीव की एंट्री करते हैं तो आमतौर पर हमेशा क्वेश्चन के अंदर होता ही है कि अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट, क्या इस क्वेश्चन के अंदर भी हुआ है? तो क्वेश्चन के अंदर बताए हुए कि योगेश नाम का एक पार्टनर जिसने अप्लाई किया था 700 शेयर्स के लिए, फेल टू पे अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, वो भी इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। यानी इससे हमें इस बात समझ में आती है कि इस क्वेश्चन के अंदर माना एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट और फिर फर्स्ट कॉल, लेकिन क्या शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट कंटिन्यू रखा है? तो उसे कंटिन्यू रखने ही नहीं दिया, अलॉटमेंट पे उसने डिफॉल्ट किया और तुरंत उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। इन शॉर्ट ये जो अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री होगी उसके तुरंत बाद आपको अगली एंट्री फोर फीचर की ही करनी पड़ेगी। क्या हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर ऐसा होता है? तो नहीं, कभी कभी अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट के बाद शेयर होल्डर अगली कॉल पे भी डिफॉल्ट करता है और उसके बाद आखिरी में शेयर फॉर फीचर होता है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं है। तो डन, रिसीव की एंट्री आओ जरा बोलना शुरू करते हैं। जहां सबसे पहले तो ऑब्वियसली बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, जहां डिफॉल्ट हो रहा है तो कॉल्स इन एरियाज का नाम आएगा और वो क्या होगा, वो डेबिट होगा। जहां सबसे पहले आप अमाउंट डिसाइड करते हैं कि यहां कितनी आएगी, तो यहां कितनी आएगी, यहां पर हमने शेयर अलॉटमेंट में एक्सेस मनी एडजस्ट की थी कुछ 2 लाख रुपए, जिसको कि 9 लाख से एडजस्ट करके रिमेनिंग अमाउंट यहां पर हम डिसाइड करेंगे कि जो लेनी थी, और वो कितनी लेनी थी, वो लेनी थी कुछ 7 लाख रुपए। 9 में से एक्सेस मनी 2 लाख की एडजस्ट कर रिमेनिंग अमाउंट 7 लाख रुपए। ना उसके बाद में कॉल्स इन एरियर्स, जहां कॉल्स इन एरियर्स का तो ऑब्वियसली इस तरह की सिचुएशन में वर्किंग नोट बनाया करते थे हम, याद है ना? कॉल्स इन एरियर्स का वर्किंग नोट कब बनता था, कब बनता था? हाँ शायद सही है, वो तो देख लेंगे, लेकिन कब बनता था? तो कब बनता था कॉल्स इन एरियर्स का वर्किंग नोट और कब नहीं बनता था? तुम तो लास्ट क्लास के आखिरी में पूछ के गई थी, तो तुम ही बताओ कॉल्स इन एरियर्स का वर्किंग नोट कब बनता है? तो एक्सेस मनी तो हमेशा ही अलॉटमेंट कॉल पे एडजस्ट आमतौर पर हो जाती है, लेकिन जब शेयर होल्डर भी अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट कर रहा हो, अब ऐसा भी तो हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन हो और एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे तो एडजस्ट हो रही हो, लेकिन शेयर होल्डर अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट ना कर रहा हो। अब सपोज इसी ही क्वेश्चन के अंदर ये योगेश नाम का पार्टनर फिलहाल तो कर रहा है अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि ये आगे की कॉल यानी फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट करता। तो अगर फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट करता तो तब फर्स्ट कॉल के लिए तो हम कोई वर्किंग नोट ना बनाते। यानी कॉल्स इन एरियर्स का वर्किंग नोट कब बनता है? जब शेयर होल्डर किसी ऐसी कॉल पे डिफॉल्ट कर रहा हो जिस पर एक्सेस मनी एडजस्ट होती है, और आमतौर पर एक्सेस मनी कहां एडजस्ट होती है? अलॉटमेंट पे। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन यही है कि अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट के केस में वर्किंग नोट बनता है, और एक्सप्लेनेटरी बात यही है कि जब शेयर होल्डर ऐसी कॉल पे डिफॉल्ट करे जिस पर एक्सेस मनी एडजस्ट हो रही हो, तो तब आपको कॉल्स इन एरियर्स का वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। खैर ठीक है जी, ओके। तो ऑब्वियसली अब वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, आओ देखें वर्किंग। खैर तो जरा सुन लेते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है जी। अगेन ये क्वेश्चन भी आपके 6 नंबर के अंदर ही आता है, जहां 2 पार्ट हैं, तो ऑब्वियसली एक पार्ट 3 नंबर का, दूसरा पार्ट 3 नंबर का, और 3 नंबर का एक पार्ट है, और यहां पर नंबर ऑफ जर्नल एंट्री भी 3 ही रहेंगी। जहां पर 3 एंट्री कौन कौन सी हैं? तो वही अपनी एक फोरफीचर की एंट्री, एक रीइश्यू की एंट्री, और तीसरी अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो हर एक पार्ट की हमारी 3 ही एंट्री रहेंगी। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट की ए एंट्री, देन उसके बाद में बी एंट्री रीइश्यू की, और सी एंट्री अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। पहले पार्ट की बात देखते हैं, जहां पहले पार्ट के अंदर चीजें थोड़ी सी मुश्किल हैं। क्यों? हालांकि थोड़ी सी मुश्किल इसलिए क्योंकि प्रीमियम की बातें लिखी हुई हैं। सेकंड पार्ट में तो देखो कोई प्रीमियम नहीं है, तो वो तो आसानी से हो जाएगा। हालांकि प्रीमियम की बातें आने के बाद भी ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं है कि बहुत बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, नहीं भाई। एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी होती है कि फोर फीचर की एंट्री के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट किया जाता है। कब? जब प्रीमियम अनपेड हो। तो एक तो इस बात का ध्यान रखते हैं हम लोग कि ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कभी कभी डेबिट होता है। कब डेबिट होता है? जब प्रीमियम अनपेड हो। अगली बात कि अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे कर दिया हो, तो क्या तब हम प्रीमियम कहीं भी लेने वाले हैं? तो नहीं, तब प्रीमियम हम कहीं नहीं लेने वाले। यानी अगर अनपेड प्रीमियम हो तो वो डेबिट होता है, लेकिन अगर प्रीमियम पे कर दिया हो शेयर होल्डर ने, तो तब तो प्रीमियम हम कहीं नहीं लेने वाले। ना तो आप डेबिट में लेने वाले हो, ना ही कहीं क्रेडिट में इंक्लूड करोगे, कहीं नहीं करोगे। इवन जो पहले हम वो क्वेश्चन कर रहे थे वो फुल फ्लैश वाला, उसमें तो फिर भी मतलब थोड़ी वैरायटी थी कि हाँ मतलब थोड़ा प्रीमियम पे हो गया, थोड़ा नहीं हुआ। आमतौर पर तो इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह की चीजें नहीं होती। बाकी देख लेते हैं अब करंट क्वेश्चन के फैक्ट्स क्या हैं।
तो क्वेश्चन के अंदर बेसिकली बोल रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं, तो 75,000 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं, जहां एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए की। तो ठीक है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है हमारी, आ गई बात समझ में। आगे प्रीमियम कितने का है, तो 4 रुपए का, यानी कि टोटल प्रीमियम कितने का है 4 रुपए का। तो ठीक है, टोटल वैल्यूएशन अगर बात करें तो वो कुछ 14 फिलहाल के हिसाब से समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन में जैसे जैसे बातें लिखी हुई हैं उसी हिसाब से मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आराम से बातों को सुनते रहिएगा। उसके बाद में नॉन पेमेंट वाली बात जरा ध्यान से पढ़ें, जहां लिखा हुआ है कि नॉन पेमेंट कितने की हुई है, तो नॉन पेमेंट 8 रुपए की हुई है। और क्या नॉन पेमेंट के अंदर प्रीमियम इंक्लूड है या नहीं, तो लिखा हुआ है नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 8 रुपए और इंक्लूडिंग प्रीमियम, जिससे हमें समझ में आता था अच्छा तो प्रीमियम तो अनपेड है, तो यानी फॉरफीचर की एंट्री में तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जरूर डेबिट होगा। हालांकि अब 8 रुपए अगर अनपेड हैं यानी पे नहीं किया, तो आगे 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 अगर मैं बात करूं तो कितना पे कर दिया है, कितना पे कर दिया, तो भैया अगर फिलहाल के हिसाब से बात करें तो 14 में से 8 पे नहीं किया है तो 6 रुपए पे कर दिया। हालांकि अब अगली लाइन बेसिकली जो आने वाली है तो वो थोड़े से फैक्ट्स को बदल देगी हमारे। अगली लाइन क्या आ रही है, वो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए की तो बनाई ही नहीं गई, यानी एक तरीके से जो ओरिजिनली हम अपने शेयर्स को कितने का मान रहे थे, 10 रुपए की फेस वैल्यू मान रहे थे, ये 10 रुपए की फेस वैल्यू नहीं है, क्योंकि 10 रुपए की फेस वैल्यू में से 4 रुपए की तो एक कॉल बनाई नहीं गई, यानी एक तरीके से सिर्फ 6 रुपए की फेस वैल्यू ही मानी। तो यानी कि जो टोटल है वो तो सिर्फ 6 और 4 मिलाकर सिर्फ 10 रुपए है, यानी 10 में से कितना नहीं दिया, 8 नहीं दिया, तो कितना दिया, तो 2 रुपए। तो ये है अब हमारी रिवाइज्ड फिगर्स, जो आखिरी लाइन की वजह से हमारी कुछ बदल गई। अगर वो आखिरी लाइन ना लिखी होती तब क्या होता, तब भी जानते हैं आप लोग कि तब क्या होता, वो होता जो पहले लिखा था। ठीक है, खैर तो अब इस तरह की सिचुएशन में एंट्री कैसे होगी, एंट्री तो बड़े आराम से हो जाएगी, यहां ना आने वाली कोई भी दिक्कतें। तो भैया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है जितना पैसा मांगा गया विद फेस वैल्यू, और सिक्योरिटीज प्रीमियम यहां इस क्वेश्चन में आएगा। इस चीज का कारण आप समझ चुके हैं, क्योंकि इस बार नॉन पेमेंट वाली लैंग्वेज में हमें प्रीमियम दिख गया। तो नॉन पेमेंट वाली लैंग्वेज में प्रीमियम दिखा, जिससे हमें पता लगा कि ठीक है प्रीमियम तो पे नहीं हुआ है, और प्रीमियम अनपेड होता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होता है। इसके अलावा टू शेयर फॉरफिटेड, जिसमें आता है जितना पैसा दे दिया है, टू कॉल्स इन एरियर्स, जिसमें आता है जितना पैसा नहीं दिया है। ठीक है जी, ओके। तो आओ जरा देखें कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 75। तो यहां पर भी 75 इंटू, यहां पर भी 75 इंटू, यहां पर भी 75 इंटू, यहां पर भी 75 इंटू। अब शेयर फॉरफिटेड में कितना दिखाते हैं, जितना पे कर दिया। कितना पे कर दिया, ये बोला था हमने 2 रुपए पे कर दिए, तो यहां पर तो लिखेंगे 2 रुपए। कॉल्स इन एरियर्स में कितना दिखाते हैं, जितना पे नहीं किया, तो कितना पे नहीं किया, 8 रुपए। शेयर कैपिटल में कितना दिखाते हैं, जितना पैसा मांगा बट ओनली विद द फेस वैल्यू। तो ये वैसे तो 10 रुपए था, लेकिन भैया 6 रुपए लेने हैं अब तो हमें, तो 6 रुपए लेंगे। और अगेन कि अगर वो आखिरी वाली लाइन ना लिखी होती तो तब 10 रुपए की ही फेस वैल्यू ले सकते थे हम लोग। और फिर प्रीमियम तो पता ही है हमें क्वेश्चन के अंदर कितना, 4 रुपए है, तो डन, 4 रुपए, हो गई बात खत्म। कितना आएगा ये, तो 450। इसके अलावा यहां 300, यहां 150, यहां 600, हो गई बात खत्म। तो इस फॉरफीचर की एंट्री में कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, ये कलाकारी करनी आनी चाहिए। ठीक है, ये हो जाती है तो फिर क्वेश्चन हो जाता है। मतलब इन क्वेश्चन को करने और समझने का पैटर्न थोड़ा सा वो जो फुल फ्लैश क्वेश्चन होते हैं उनके मुकाबले अलग रहता है। क्यों, क्योंकि उनमें एक्सेस मनी का झमेला है, आमतौर पर इनमें कोई एक्सेस मनी का झमेला नहीं होता आमतौर पे। ठीक है, कभी कभी हो सकता है बट बहुत रेयर होगा। ठीक है, आमतौर पे नहीं होता। खैर, हाँ जी बोलो जी। हाँ, यानी इस तरह के क्वेश्चन में तो पता है हमारा सोचने का तरीका क्या होता है, ये होता है कि ये जो नॉन पेमेंट की लैंग्वेज हमेशा होगी, जैसे अगले क्वेश्चन में भी है, तो नॉन पेमेंट की लैंग्वेज में उन्होंने प्रीमियम का नाम लिखा है या नहीं लिखा। अगर प्रीमियम का नाम लिख दिया नॉन पेमेंट की लैंग्वेज में तो हम समझ जाएंगे कि ठीक है प्रीमियम नहीं दिया, यानी प्रीमियम आएगा। और अगर फॉर एग्जांपल वो नॉन पेमेंट की लैंग्वेज में प्रीमियम नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये नॉन पेमेंट में प्रीमियम नहीं है, तो फिर तो पेमेंट में ही होगा। तो फिर हम समझ जाते हैं कि ठीक है फिर तो हमें प्रीमियम नहीं लेना है, कहीं भी नहीं लेना है। अरे इंक्लूडिंग प्रीमियम किस चीज में, नॉन पेमेंट में, नॉन पेमेंट पे फोकस करना है, तो वही तो कह रहा हूं। ठीक है, खैर तो इसके अलावा अब रीइश्यू की बात, जहां रीइश्यू की एंट्री तो उम्मीद करता हूं याद होगी, जहां हम बोला करते थे कि एक बात तो कंफर्म है कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा जरूर, बैंक अकाउंट डेबिट होगा जरूर, और शेयर कैपिटल क्रेडिट
होगी जरूर। जहां शेयर कैपिटल में तो कितना दिखाएंगे, जितने का शेयर है, और बैंक में कितना दिखाएंगे, जितने में री इशू हुआ है। और अगर कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो कहां जाएगा, वो होगा क्रेडिट किसमें, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। और अगर लॉस होगा तो डेबिट, तो लॉस होगा तो डेबिट, हाँ शेयर फॉरफिटेड में। तो ऑब्वियसली इस तरह की बेसिक बातें याद होनी चाहिए। ध्यान रखना कि भाई एक बात तो कंफर्म है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा जरूर, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी जरूर, जितने का शेयर जितने में, अगर प्रॉफिट होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट होगा, लॉस होगा तो शेयर फॉरफिटेड में डेबिट होगा। अब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के पता लगता है हमें। तो यहां क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू कर दिए एट वर्ड का मतलब होता है कितने में, तो कितने में, 15 रुपए में, फुल्ली पेड। अब फुल्ली पेड का मतलब ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू यानी कि ये 10 रुपए, ध्यान रखिएगा। ओरिजिनली वो 4 रुपए के प्रीमियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितने का शेयर, 10 रुपए का शेयर। तो 10 रुपए का शेयर कितने में, तो 15 रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं। तो यानी कि यहां पर तो लिखेंगे कितना, कितने में यानी 15। यहां पर लिखेंगे कितना, 10 रुपए का शेयर तो 10, और 10 की चीज अगर 15 में बेच रहे हैं तो फायदा हुआ कि नुकसान, फायदा। और कितने का, 5 रुपए का, और उसे दिखाएंगे किस नाम से, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होने वाला है यहां पर, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो अमाउंट हम रखेंगे वो रखेंगे इनटू 5 के हिसाब से। और हर जगह नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहेंगे, तो क्योंकि इन्होंने फॉरफिटेड शेयर्स लिखा है तो यानी कि 75 के अकॉर्डिंगली ही रहेगा। तो 75 और यहां पर भी 75। तो यहां पर रहेगा मेरा कुछ 750, यहां पर आ जाएगा मेरा कितना, अच्छा ऊपर वाला बता रहे हो, खैर तो ये बन जाएगा मेरा 375। और बिल्कुल ये बता रहे थे तुम 1125, सही बात बता रहे थे। 1100 125 क्या बोल रहे हो, खैर। एंड देन उसके बाद में अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, जो तो आसानी से ही हो जानी है एंट्री, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जो एंट्री हमेशा फिक्स होती थी, एंट्री में तो कभी भी कोई बदलाव नहीं होता था। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जिसकी अमाउंट हम कैसे पता करते थे, प्रॉफिट में से लॉस को माइनस करके, सही बात है। और जहां क्या कभी कभार कोई दिक्कत होती थी, हाँ अगर पार्शियल री इशू हो, लेकिन क्या कोई पार्शियल री इशू है, नहीं, जितने शेयर फॉरफिट हुए थे उतने ही शेयर री इशू हो गए हैं। तो ये जो प्रॉफिट हमें चमक रहा है 150, और ये जो लॉस कहाँ है, लॉस है नहीं, लॉस तो है ही नहीं। तो यानी कि प्रॉफिट ही है हमारा 150 रुपए का, लॉस तो है ही नहीं। तो बस ये एंटायर जो कि 150 रुपए हैं ये हमारे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, बात हमारी खत्म हो जाएगी। तो बताओ जी कि बात समझ में आ गई है, ठीक है, पक्का, अच्छी बात है। कौन सा सिक्योरिटी, नहीं जी उसका कोई रोल नहीं है। तो जरा सुन लेते हैं सेकंड पार्ट क्या हो गया। किसका यूज करें, चुप हो जाओ। तो बेसिकली ऐसे ही अगला पार्ट जरा सुन लें। अब देखो अगले पार्ट में तो प्रीमियम की तो कोई बात ही नहीं है, क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं आप, कोई प्रीमियम आपको नजर नहीं आ रहा है। नहीं, अब तो बात काफी ज्यादा सीधी सिंपल रहने वाली है। कितने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं, 1200। एक शेयर कितने का है, 50 रुपए का। तो एक शेयर कितने का है, 50 रुपए का, जिसमें सीधा सीधा नॉन पेमेंट की बात कर रहे हैं कि इतना पैसा नहीं दिया, तो 10 रुपए नहीं दिए, तो कितना पैसा दे दिया, तो 40 रुपए दे दिए। तो यानी अब तो सीधी सीधी बात है। और आगे तो रीइशू की लाइन लिखी है, तो रीइशू की तो बात बाद में ही करेंगे। तो ऑब्वियसली अब तो यहां कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसकी ए पार्ट की एंट्री के अंदर तो वही शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अब तो कोई प्रीमियम की बातें नहीं है। तो 2 शेयर फॉरफिटेड एंड 2 कॉल्स इन एरियर्स। और जहां शेयर कैपिटल में तो कितना रहेगा, वही टोटल 50 रुपए के हिसाब से। और कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे, 1200, तो 1200 इंटू 50। शेयर फॉरफिटेड में जितना दे दिया है तो 1200 इंटू ये जो हमने सोचा था इंटू 40, और कॉल्स इन एरियर्स तो जितना नहीं दिया यानी कि इंटू 10। तो यहां पर रह जाएगा हमारा ये कुछ 12,000 रुपए, यहां पर आ जाएगा हमारा कुछ 48, और यहां पर आ जाएगा 60,000 रुपए। तो 4 फीचर की एंट्री तो मान के चलो इस केस में तो सोचते ही कर दी, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आमतौर पर बहुत कम टाइम में हमारी हो जाएगी। होता है सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन ड्राफ्ट करता है, पहला पार्ट मुश्किल बना देगा ठीक है, क्यों से देख के डर जाए बच्चे ठीक है, सेकंड पार्ट आसान कर दिया। हालांकि वो बात अलग है कि सेकंड पार्ट आसान कर दिया तो थोड़ा सा कुछ तो डालने की कोशिश करेगा सीबीएसई। तो हाँ थोड़ा तो कर दिया, क्या, पार्शियल री इशू। अगर अगली लाइन में आप देखो तो फॉरफिट तो हुए थे 1200 शेयर, लेकिन री इशू कितने हो रहे हैं, 900 शेयर। तो वही कि वैसे तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पार्शियल कर दिया, लेकिन थोड़ी सी कोशिश तो की है मुश्किल बनाने की, जो कोशिश ऊपर नहीं की थी। ऊपर पार्शियल री इशू नहीं
था, तो वही बैलेंस बना रहना चाहिए। खैर, तो सोच समझ के बनाते हैं ये काफी ज्यादा पेपर। देन रीइश्यू की बात के लिए तो जैसा कि हम बोलते हैं कि भाई एक बात तो कंफर्म है कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा जरूर, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी जरूर, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी। शेयर कैपिटल में जितने का शेयर हो, बैंक में जितने में रीइश्यू किया, तो ऐसे कैसे करके बोलते हैं हम लोग। तो कितने का शेयर कितने में रीइश्यू, तो यहां लिखा हुआ है एट। एट का मतलब कितने में। एट के अलावा क्या कोई और वर्ड भी हो सकता है, हाँ फॉरवर्ड भी हो सकता है, तो इसका मतलब होता है कितने में। और फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है, फुल्ली पेड अप का मतलब ओरिजिनल वैल्यू यानी 50 का, तो 50 का 45, 50 का 45, तो 5 रुपए का घाटा जो जाएगा शेयर फॉरफिटेड में। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट होगा अब तो डेबिट कर देंगे हम लोग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो कि हमारा एक नुकसान है। तो शेयर कैपिटल में जितने का शेयर है, तो कितने का शेयर है, 50 रुपए का शेयर है। कितने में री इशू किया, 45 में री इशू किया। नुकसान कितना हुआ, तो नुकसान हुआ 5 रुपए का। लेकिन अब नंबर ऑफ शेयर्स, क्या हम वही सेम टू सेम 1200 ले लेंगे, नहीं, अब तो नंबर ऑफ शेयर्स लेने पड़ेंगे 900। तो क्योंकि 900 शेयर्स ही री इशू हो रहे हैं, तो अब तो लेंगे 900, 900 और 900। तो जिसके हिसाब से यहां पर आ जाएगा हमारा कुछ 45,000, यहां पर आ जाएगा हमारा कुछ कितना 4500, और यहां पर आ जाएगा हमारा कितना, माइनस ही कर लेते हैं 40,500। ठीक है जी। तो ऐसे करके एंड देन उसके बाद में सी पार्ट यानी अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो जो कि बनेगी हमारी एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और जहां पर भी बेसिक बातें तो वही रहेंगी हमारी, लेकिन बस थोड़ी सी बात का ध्यान रखना है हमें कि जहां प्रॉफिट माइनस लॉस, और क्या इस बार लॉस हुआ है, हाँ इस बार लॉस हुआ है। ये जो लॉस हमें चमक रहा है 4500 का, तो इसको तो यहां लिख देंगे। लेकिन उसके बाद प्रॉफिट लेते वक्त बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, और वो क्या, तो वो ये कि भाई ये जो लॉस है हमारा, ये कितने शेयर्स का है, 900, तो प्रॉफिट भी ऊपर से उतने ही शेयर्स का ले आओ। यानी ऊपर के आपको प्रॉफिट चमक रहा है, हाँ प्रॉफिट ये रहा 48,000, लेकिन उस पूरे 48,000 को नीचे ना लेके आया जाए, बल्कि ये 48,000 कैसे बना है, 1200 शेयर्स इंटू 40, तो ऊपर से 1200 शेयर्स लेके ही मत आओ, यानी ऊपर से सिर्फ 900 शेयर्स ही लेके आओ, हाँ इंटू का 40 सेम रखो। खैर, तो जिससे कि आ जाएगा हमारा कितना 36,000, जहां 36,000 में से ये 4,500 माइनस करके 31,500 हो जाएगी, बात खत्म और समाप्त। और उम्मीद करूंगा वो वाली बात भी याद होगी, जैसे अब मुझे नहीं पता कि पार्शियल रीइश्यू में किसने क्या सीखा हुआ है, तो सेम इसी सिचुएशन को डील करने का वो दूसरा तरीका भी था, और वो क्या था कि पहले पूरा का पूरा 48,000 का प्रॉफिट ले आओ और फिर उस प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेट करो। प्रोपोर्शनेट मतलब कि वो कितने शेयर्स का है, 1200 का, तो उससे डिवाइड कर दो, वो कितने का चाहिए 900 का, तो 900 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या वो तरीका पता होना चाहिए हमें, हाँ क्यों, क्योंकि फुल फ्लैज क्वेश्चन में तो वो ही लगाना पड़ता है आपको, कुछ मजबूरियां होती हैं, तो इसलिए वो तरीका भी पता तो होना चाहिए। लेकिन हाँ इन क्वेश्चन में हमेशा ये चल जाता है, और अच्छा तो यही है, आसान तो यही है कि बस ऊपर से लाओ ही मत पूरा प्रॉफिट, लाओ ही उतना प्रॉफिट जितना हमें चाहिए। तो ऐसे करके, तो इस क्वेश्चन में कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। और ऑब्वियसली ये बाद वाला क्वेश्चन करके यही फील आ रही हो कि अरे ये आ जाए, ये आ जाए, मतलब अभी तो पढ़ा भी नहीं है ज़्यादा ठीक से, लेकिन जब पढ़ लेंगे तो ये तो फिर भी सीख जाएंगे आसानी से। वो पहले वाला क्वेश्चन, अरे उसमें तो ज़्यादा बातें थी।